दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का यह 12वां अध्याय है। नाम है घर्षण। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं। घर्षण के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फिजिक्स का ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा गया है कि आपने जो है ट्रैफिक सिग्नल पर कार अथवा ट्रक चालक को अपने वाहन को मंद करते देखा होगा। जब भी आवश्यक होता है, आप भी ब्रेक क्या करते हैं? जब भी आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप भी क्या लगते हैं? लगाते हैं। तो ब्रेक लगाकर अपनी साइकिल को मंद करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रेक लगाने पर वाहन मंद क्यों हो जाते हैं? तो क्यों? घर्षण के कारण होते हैं। केवल वाहन ही नहीं, कोई भी वस्तु जो किसी अन्य वस्तु के पृष्ठ पर गति कर रही होती है, उस स्थिति में भी मंद हो जाती है। जब उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया हो, क्या होगा? जब उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगता है तो क्या होता है? यहाँ पर बताया गया है कि जब भी आप कोई भी वस्तु हो, आप जो भी साइकिल चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, तो उसमें आप केवल वाहन ही नहीं, कोई भी वस्तु हो जो किसी अन्य वस्तु के पृष्ठ पर गति कर रही है, कोई वस्तु किसी पृष्ठ पर गति कर रही है और उस स्थिति में भी मंद हो जाती है जब उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया गया हो। अंत अंततः वह रुक जाती है। क्या होता है? आप उसको बाहरी बल नहीं लगाते हैं और पृष्ठ से उसका घर्षण होता है तो क्या होता है? वह अंततः रुक जाता है। ठीक? तो क्या आपने फर्श पर लुढ़कती गेंद को कुछ समय पश्चात रोकते देखा है? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पृष्ठ में गति नहीं है, तब पर भी वो मंद हो जा रही है। अगर आप गेंद को लुढ़काते हैं तो कुछ समय बाद वो खुद ही क्या होता है? खुद ही वह रुक जाती है। घर्षण हो रहा है, किससे घर्षण हो रहा है? तो पृथ्वी से घर्षण हो रहा है। उसी प्रकार जो है हर कोई वस्तु में आप घर्षण के अनुसार के द्वारा ही वो रुकता है, ये भी यहाँ पर बताया गया है। केले के छिलके पर कदम पड़ते ही हम क्यों फिसल जाते हैं? तो उससे क्या होता है? चिकनाहट है, गीलापन है, तो वो उससे घर्षण होता है और आप गिर जाते हैं। किसी चिकने या गीले फर्श पर चलना क्यों कठिन होता है? क्योंकि उसमें भी क्या होता है? चिकनाहट से आप उसको घर्षण होता है। वो अगर आप गीले हुए जगह पर आप अपना पैर रखते हैं तो उससे क्या होगा? फिसलन होगा। फिसलन मतलब घर्षण होगा, तो उससे क्या होगा? आप फिसल जाएँगे। यहाँ पर दिखाया गया है कि जब कोई लड़का किसी केले के छिलके पर कदम रखता है, तो वह क्या होता है? गिर पड़ता है। इस अध्याय में इसी प्रकार के प्रश्न के उत्तर हम देखेंगे। तो घर्षण बल, पहला क्रियाकलाप में दिया गया है घर्षण बल। मेज पर रखी किसी पुस्तक को धीरे से ढकेलिए। आप यह देखेंगे कि कुछ दूरी चलकर वह क्या होती है? यह रुक जाती है। इसी क्रियाकलाप को विपरीत दिशा में बल लगाकर दोहराएंगे तो देखें उसमें भी वो रुक जाएगी। पुस्तक क्या होगी? रुक जाती है। क्या आप इसका स्पष्टीकरण सोच सकते हैं? क्या हम यह कह सकते हैं कि पुस्तक की गति का विरोध करने के लिए उस पर कोई बल लगना चाहिए? इस बल को घर्षण कहते हैं। जो उसका प्रतिरोध करेगा, विरोध करेगा, वही क्या होगा? घर्षण होगा। उसको आगे जाने से रोकेगा, वही क्या होगा? उसका घर्षण होगा। ये आगे या पीछे दोनों के अनुसार ये चित्र में दिखाए गए हैं। घर्षण पुस्तक तथा फर्श के पृष्ठों की सापेक्ष गति का विरोध क्या करता है? ये सापेक्ष गति का उसका विरोध करता है और उसको रोक देता है। आपने देखा कि यदि आप बाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण दाईं दिशा में कार्य करता है। बाईं से लगा रहे हैं तो घर्षण कहाँ कर रहा है? ये धीरे जो है यहाँ पर दाईं दिशा में ये कार्य करता है। यदि आप दाईं दिशा में लगाते हैं तो ये बाईं दिशा में घर्षण काम करता है, कार्य करता है। दोनों स्थितियों में घर्षण पुस्तक की गति का विरोध करता है। घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल का विरोध करता है। क्या करता है? घर्षण बल विरोध करता है। उपरोक्त क्रियाकलाप में घर्षण बल पुस्तक तथा मेज के पृष्ठों के बीच कार्य करता है। क्या सभी पृष्ठों पर समान घर्षण बल लगता है? क्या यह पृष्ठों के चिकनेपन पर भी निर्भर करता है? आइए इसके बारे में हम देखेंगे। तो घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक क्रियाकलाप में दिया गया है कि कौन-कौन से कारक जो हैं घर्षण को प्रभावित करते हैं। देखिए किसी ईंट के चारों ओर एक डोरी बांधिए और ईंट को कमानीदार तुला द्वारा खींचिए। आपको कुछ बल लगाना पड़ता है।
जैसे ही ईंट गति करना आरंभ करे, कमानीदार तुला का पाठ्यांक यहाँ पर लीजिए, जिसमें आप देखेंगे कितना वो आगे बढ़ा है। इससे आपको उस घर्षण बल की माप प्राप्त होगी जो ईंट तथा फर्श के पृष्ठों के बीच लगता है। जो ईंट और फर्श के बीच के जो भाग है उसकी माप को आप नाप सकते हैं कमानीदार तुला से। देख सकते हैं यहाँ पर ईंट के द्वारा खींचा जा रहा है, इसको ईंट के द्वारा खींचा जा रहा है तो कमानीदार तुला द्वारा ईंट को खींचा जा रहा है। जब अब जो है अब ईंट पर पॉलीथीन का टुकड़ा लपेटिए और क्रियाकलाप को फिर से दोहराएंगे। क्या आप उपरोक्त दोनों स्थितियों में कमानीदार तुला के पाठ्यांकों में अंतर देखेंगे? तो इसमें आप अंतर देखने को मिलेगा। इस अंतर का क्या कारण हो सकता है? तो ईंट पर जूट का एक एक टुकड़ा लपेटकर इस क्रियाकलाप को हम दोहराएंगे तो उसमें भी आपको ईंट और जूट के जो टुकड़े हैं उसमें में आपको उसकी जो कमानीदार तुला में देखेंगे तो उसका माप जो है अंतर आपको दिखता है। देखिए कमानीदार तुला क्या है? तो यह कमानीदार तुला यह युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। जो उसमें क्या बल लग रहा है तो वही इस तुला से आप मापते हैं उस वस्तु का क्या बल है। इसमें एक कुंडलित कमानी होती है जिसमें बल लगाने पर प्रसार हो जाता है। कमानी के इस प्रसार की माप इसके आसांकित पैमाने पर चलने वाले संकेतक द्वारा की जाती है। पैमाने के पाठ्यांक द्वारा बल का परिणाम प्राप्त होता है। क्या होता है? इसके पाठ्यांक जितना भी बल का पाठ्यांक है, जितना भी आप देखते हैं 100 ग्राम, 200 ग्राम, 1 केजी, 2 केजी, ये जो दिखाया गया है किलोग्राम में, तो यही उसका क्या है? पाठ्यांक का परिणाम ये प्राप्त करता है। अब देखिए क्रियाकलाप में फिर से है कि किसी चिकने फर्श अथवा किसी मेज पर कोई आनत समतल बनाइए। इसके लिए आप ईंटों के सहारे कोई लकड़ी का तख्ता उपयोग कर सकते हैं। आनत समतल के किसी बिंदु ए जो है ए पर पेन से कोई चिन्ह अंकित कीजिए। अब कोई पेंसिल सेल इस बिंदु से नीचे लुढ़कने दीजिए। रुकने से पूर्व यह मेज पर कितनी दूरी तय करता है इसको आप इस आधार से माप सकते हैं। यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि ये दूरी जो है कितनी इसकी है। मेज पर कोई कपड़ा बिछा दीजिए। यह सुनिश्चित कीजिए कि कपड़े में सिलवट ना हो। उपरोक्त क्रियाकलाप में यहाँ पर चित्रित बिंदु ए है, यहाँ से छोड़ा गया तो ये दूरी जो है पेंसिल का यहाँ पर से इसकी दूरी माप लेंगे ये कितना चला है। ठीक, यहाँ पर फिर से दिखाएगा पेंसिल से विभिन्न पृष्ठों पर जो है दूरियाँ आप तय कर सकते हैं, दूरी माप सकते हैं कि कितना ये दूरी तय किया है। मेज पर रेत की पतली परत बिछाकर इस क्रियाकलाप को दोहरा सकते हैं और आनत समतल का ढलान आप समान रखेंगे। जो ये क्या है? ये आनत समतल की जो ढलान होगी वो समान होगी, दोनों में समान ढलान होगी। देखिए आगे है कि किस स्थिति में पेंसिल सेल द्वारा तय की गई दूरी सबसे कम है। सेल द्वारा हर बार तय की गई दूरियां को भिन्न भिन्न क्यों होती हैं? तो उसकी जो है चाल के अनुसार उसकी जो दूरी है उस पर निर्भर करता है। इसका कारण जानने का प्रयास हम करेंगे, इसके परिणाम पर हम चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि क्या सेल द्वारा चली गई दूरी जिस पृष्ठ पर वह चलता है उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है। जो जिस पृष्ठ पर, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये चिकनाहट जो इमेज पर चल रही है और नीचे में आप देखेंगे तो वो रेत पर चल रही है तो उसमें जो है उसकी दूरी उसी पर वो डिपेंड करेगा। क्या पेंसिल सेल के पृष्ठ का चिकनापन भी चली गई दूरी को प्रभावित करता है? तो हाँ, इसकी दूरी को ये भी प्रभावित करता है। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कि मैं इस क्रियाकलाप को सेल पर रेगमार का टुकड़ा लपेट कर करूँगा। तो आप रेगमार का टुकड़ा जब लपेटेंगे तो उसकी दूरी क्या होगी? कुछ कम हो जाएगी। देखिए घर्षण और संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है। किसके कारण? दो पृष्ठ की जो हैं कारण ही आने आएगा तभी यह अनियमितताओं की के कारण ही होगा घर्षण। ऐसे पृष्ठ जो देखने में बहुत चिकने लगते हैं उनमें भी बहुत सारी सूक्ष्म अनियमितताएं होती हैं। दो पृष्ठों की अनियमितताएं एक दूसरे के भीतर धंस जाती है। जब हम एक पृष्ठ पर दूसरे पृष्ठ को गति कराने का प्रयास करते हैं तो हमें इस अंतःबंधन इंटरलॉकिंग पर पार पाने के लिए बहुत कुछ जो है के लिए कुछ बल लगाना पड़ता है। खुरदुरे जो रुझ होते हैं पृष्ठों पर ये अनियमितताएं अधिक संख्या में, जो खुरदुरा होता है उसमें देखेंगे उसमें अधिक संख्या में और
नियमितताएं होती हैं। अतः इस पृष्ठ का रुक्ष हो तो घर्षण क्या होगा, अधिक होता है। इसमें अब रुक्ष अगर खुरदुरा होगा तो घर्षण क्या होगा, अधिक होगा। ये देख सकते हैं खुरदुरा, ये जो इसको कहते हैं ये खुरदुरा है। क्या ये खुरदुरा है? ये मेज का पृष्ठ देख सकते हैं, ये क्या मेज का पृष्ठ है। ये दिखाया गया, ये क्या मेज का पुस्तक का पृष्ठ है और ये मेज का पृष्ठ है। पृष्ठीय अमितता यहाँ पर दर्शाए गए हैं। आगे है हमने यह सीखा कि दो पृष्ठों के बीच अनियत अनियम अनियमितताओं के अंतर संबंध के कारण घर्षण होता है। दो पृष्ठ हो रहेगा तभी घर्षण हो सकता है। स्पष्ट है कि यदि पृष्ठों को बलपूर्वक दबाएं तो घर्षण में वृद्धि हो जाएगी। इसका अनुभव आप किसी चटाई को उस समय खींचकर कर सकते हैं जब उस पर कोई व्यक्ति नहीं बैठा है तथा जब कोई व्यक्ति उस पर बैठा है। दोनों स्थिति में आप उसकी जो है परीक्षण कर सकते हैं। बॉक्स को गतिमान रखने के लिए लगातार उसको क्या करता है, ढकेलना पड़ता है। अपने उस अनुभवों को याद कीजिए जब पिछली बार आपने किसी भारी बॉक्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरकाया था, तो बल के अनुसार आपने सरकाया था। यदि आपको इस प्रकार कोई अनुभव नहीं है तो अब इस प्रकार का अनुभव कीजिए। देखिए कैसे, तो कौन सा कार्य आसान है, विराम अवस्था से किसी बॉक्स को गतिशील कराना अथवा किसी गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना। देखिए ये भारी काम है, लेकिन जब विराम अवस्था है तो उसको आप करेंगे तो वो हल्का है। किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति आरंभ करने की स्थिति में घर्षण का पर बल हम घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की माप होती है और इसके विपरीत किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण को जो सर्पी घर्षण है की माप होती है। अगर उसी वस्तु में होगा तो वो सर्पी घर्षण होगा, अगर आप किसी स्थित वस्तु के उसको ढकेलेंगे तो वो स्थैतिक घर्षण होगा। जब बॉक्स सरकाना आरंभ कर देता है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वे फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस सके। अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। क्या होता है, यहाँ पर बताया भी गया है, सर्पी घर्षण क्या होता है, स्थैतिक घर्षण से कम होता है। इसीलिए जो है किसी बॉक्स में गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले से ही गतिमान बॉक्स की गति बनाए रखना सरल है। यहाँ पर समझने वाली बात है, जो गति में किसी वस्तु में गति आरंभ करने की अपेक्षा जब कोई वस्तु गति में ही है तो गतिमान बॉक्स की गति को आप सरल कर सकते हैं। ये जो है गतिमान बॉक्स की गति बनाए रखना ही आपको सरल है, उसमें और ढकेल दीजिए तो क्या होगा, गति और करेगा। तो यहाँ पर यही समझाया गया है। आगे है घर्षण, हानिकारक परंतु अनिवार्य। अब अपने कुछ अनुभवों को याद कीजिए। किसी कांच के गिलास अथवा किसी कुल्हड़ में से किसे पकड़े रखना आसान है। मान लीजिए किसी गिलास का बाहरी पृष्ठ चिकना है अथवा उस पर पकाने के तेल की परत चढ़ी है, तो क्या उसे हाथ में पकड़ना आसान होगा अथवा अधिक कठिन हो जाएगा? जरा सोचिए, यदि घर्षण न हो तो क्या आपके लिए गिलास को पकड़े रखना संभव हो पाएगा? तो नहीं। यह भी याद कीजिए कि मार्बल के गीले फर्श अथवा कीचड़ वाली पगडंडी पर चलना कितना कठिन होता है। क्या आप घर्षण न होने की स्थिति में चलने की कल्पना कर सकते हैं? तो नहीं। यदि घर्षण न हो तो आप पेन अथवा पेंसिल से नहीं लिख सकते हैं। जब आपके शिक्षक चॉक से श्याम पट्ट पर लिखते हैं तो श्याम पट्ट का रुक्ष पृष्ठ रगड़ द्वारा चॉक के कुछ कणों को उतार देता है, जो क्या होता है, उसके घर्षणी है। देख सकते हैं कील को घर्षण के द्वारा ही दीवार पे ठोका जाता है, तो चिपक जाता है। तो और इस प्रकार श्याम पट्ट पर आपको लिखावट दिखाई देती है। यदि सड़क पर जो है तथा वाहन के टायरों के बीच घर्षण ना होता तो उन वाहनों की ना तो गति आरंभ की जा सकती थी, ना ही उन्हें रोका जा सकता था और ना ही दिशा परिवर्तन की जा सकती थी। ये सब जो है कार्य घर्षण के द्वारा ही होता है। ये आवश्यक है। ये बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए यदि कोई वस्तु की गति आरंभ कर दें तो वह कभी नहीं रुकेगी यदि वहाँ घर्षण ना हो। आप दीवार में कील नहीं ठोक पाते अथवा धागे में गांठ
नहीं बांध पाते। घर्षण के बिना कोई भवन निर्माण नहीं हो सकता। देखिए घर्षण आप जो हाथ रगड़ते हैं तो उससे गर्मी अनुभव होता है, घर्षण के कारण होता है। यहाँ पर जो आप सलाई को जला रहे हैं तो ये किसके कारण, तो घर्षण के कारण हो रहा है। तो यही यहाँ पर बताया भी गया है, घर्षण के कारण जो है आग यहाँ पर पकड़ लेती है माचिस के तीली से। इसके विपरीत घर्षण हानिकारक भी हो सकता है। तो हानिकारक कैसे, तो घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती हैं, चाहे वह पेज, बॉल, बेरिंग अथवा जूते के सोल ही क्यों ना हो। ये देख सकते हैं क्या है, ये घिसा हुआ जूते के सोल आपको दिखाए गए हैं। आपने रेलवे स्टेशनों पर पैदल ऊपरी पुलों की घिसी पिटी सीढ़ियाँ देखी होगी। घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न हो सकती है। कुछ मिनट तक अपनी हथेलियों को तेजी से एक दूसरे के साथ रगड़िए तो क्या होगा, इससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। आप क्या अनुभव करते हैं जब आप माचिस की तीली को किसी रुक्ष पृष्ठ से रगड़ते हैं तो वह क्या होता है, आग पकड़ लेती है। आपने यह देखा होगा कि विद्युत मिक्सर को कुछ मिनट तक चलाने पर उसका जार क्या होता है, गर्म हो जाता है। ठीक। देखिए, आप जो है ऐसे बहुत से उदाहरण दे सकते हैं जिनमें घर्षण द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है। वास्तव में जब हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं तो घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण अत्यधिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। निम्नलिखित अनुभाग में हम घर्षण का जो है कम घर्षण को कम करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। देखिए घर्षण बढ़ाना तथा घटाना। पिछले अनुभाग में आपने देखा कि कुछ परिस्थितियों में जो है घर्षण वांछनीय होता है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपके जूतों की तली खींचेदार क्यों है? खांचे जूतों की फर्श से क्या होता है, पकड़ बनाते हैं जिसके कारण आप चलते समय सुरक्षित रहते हैं। इसी प्रकार कारों और ट्रकों और बुलडोजरों के टायर जो होते हैं भी खांचेदार होते हैं। ये क्या है? ये खांचेदार हैं, जिससे सड़क से उसकी जो है पकड़ अच्छी बनती है और उसके सोल जो है धीरे-धीरे, इसको सोल भी कहते हैं, तो उसके सोल क्या होते हैं, धीरे-धीरे घिसते हैं। जूते का ये देख सकते हैं सोल है, टायरों की अ, तलियों को खांचेदार बनाकर घर्षण अधिक किया जाता है। अगर स्वचालित वाहनों तथा साइकिलों की ब्रेक प्रणालियों में ब्रेक पैडों का उपयोग करके हम जानबूझकर घर्षण में वृद्धि करते हैं। जब आप कोई साइकिल चलाते हैं तो उसके ब्रेक पैड पहिए को स्पर्श नहीं करते, परंतु जब आप ब्रेक लीवर को दबाते हैं तो पैड घर्षण के कारण रिम की गति को क्या करता है, रोक देते हैं और और क्या होता है, और पहिया गति करना बंद कर देता है। आपने यह देखा होगा कि कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं ताकि वे अपने प्रतिद्वंदी को और अच्छी तरह पकड़ सके। व्यायामी जिम्नास्ट जो होता है अपने हाथों पर कोई रुक्ष पदार्थ लगा लेते हैं ताकि घर्षण में वृद्धि करके अच्छी पकड़ बना सके। यद्यपि अन्य जो है स्थितियों में घर्षण अवांछनीय होता है, अतः हम उसे कम करना चाहेंगे। देखिए कैरम बोर्ड पर आप महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं? अपने जो है आपने यह नोट किया होगा कि जब हम दरवाज़ों के कब जो जो चूल्हों होते हैं में तेल के कुछ बूंदे डालते हैं और दरवाज़ा सहज ही घूमने लगता है। साइकिल तथा मोटर के मैकेनिक मिस्त्री इन मशीनों के गतिशील भागों के बीच ग्रीस लगाते हैं। उपरोक्त सभी परिस्थितियों में हम दक्षता में वृद्धि के लिए घर्षण को कम करते हैं। जब जो है तेल, ग्रीज अथवा ग्रेफाइट को किसी मशीन के गतिशील पुर्ज भागों के बीच लगाते हैं तो वहाँ उनकी एक पतली परत बन जाती है तथा गतिशील पृष्ठ सीधे ही एक दूसरे को रगड़ नहीं पाते। इस प्रकार अनियमितताओं का अंतर्संबंध का अंतःवासन काफ़ी सीमा तक दूर हो जाता है। गति सहज बन जाती है। घर्षण कम करने वाले पदार्थों को संनेहक कहते हैं। कुछ मशीनों में संनेहक के रूप में जो है तेल का उपयोग न करने की सलाह दी जाती है। वहाँ पर घर्षण
कम करने के लिए गतिशील पुर्जों के बीच वायु की गति का उपयोग किया जाता है, उसकी जो है घर्षण क्या हो, कम हो जाए। यहाँ पर देख सकते हैं सतह 1 में दिया गया है, ये चिकनाई है, दूसरा सतह 1 है, 2 ये है, 1 ये है और चिकनाई यहाँ पर देख सकते हैं। आगे है, क्या हम पृष्ठों पर पॉलिश करके अथवा अत्यधिक मात्रा में स्नेहक पदार्थों का उपयोग करके घर्षण को घटाकर शून्य कर सकते हैं? तो नहीं, घर्षण पूरा शून्य नहीं होंगे, कि घर्षण कदापि पुनः समाप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई पृष्ठ पूर्णतः चिकना नहीं होता, उसमें कुछ अनियमितताएं अवश्य होती हैं। आगे पहिए घर्षण कम कर देते हैं। आपने अटैचियों तथा अन्य भारी सामानों जो असबाबों पर रोलर देखे होंगे, जो जड़े होंगे, देखे होंगे, ऐसे सामानों को कोई छोटा बच्चा भी आसानी से खींच सकता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए यहाँ पर दिखाया गया, उसका क्या होता है, घर्षण कम होता है। ये देखिए यहाँ पर देखा जा सकता है कि लोटन घर्षण कम कर देता है। ये लोटन है, ये क्या करेगा, तो घर्षण कम कर देगा, तो बच्चे भी खींच लेते हैं। बेलनाकार क्रियाकलाप में है, बेलनाकार आकृति की कुछ पेंसिलें लीजिए, उन्हें मेज पर एक दूसरे के समांतर रखिए और कोई मोटी पुस्तक रखिए। अब पुस्तक को ढकेलिए। आप यह पाएंगे कि पुस्तक के गतिशील होने पर पेंसिल लुढ़कती है। पेंसिल की इस प्रकार की गति को लोटनिक गति कहते हैं और इसी को हम लोटनिक गति भी कहते हैं। क्या आप यह अनुभव करते हैं कि पुस्तक को सरकाने की तुलना में इस प्रकार की गतिशील कराने से घर्षण कम हो गया है? क्या आपने भारी मशीनों को उनके नीचे लकड़ी के लट्ठे रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते देखा है? तो ये देख सकते हैं किस प्रकार से रोलरों का पुस्तक गतिशील कर रहा है, तो ये पेंसिल के द्वारा आप बना सकते हैं। देखिए, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है, तो उसकी गति के प्रतिरोध को लोटनिक घर्षण कहते हैं और इसी को प्रतिरोध को क्या कहते हैं, गति के प्रतिरोध को लोटनिक घर्षण कहा जाता है। लोटन घर्षण कम कर देता है। किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकने की तुलना में लोटन करना सदैव आसान होता है। यही कारण है कि रोलर जरा सामान खींचना सुविधाजनक होता है। क्या अब आप जो है यह समझ सकते हैं कि पहिए के आविष्कार को मानव जाति के महानतम खोजों में क्यों गिना जाता है? क्योंकि लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। क्या होता है, लोटनिक घर्षण जो होता है सर्पी घर्षण से कम होता है। इसीलिए अधिकांश मशीनों में सर्पण को बॉल बेयरिंग के उपयोग द्वारा लोटन में प्रतिस्थापित किया जाता है। छत के पंखों तथा साइकिल के धुरी तथा नाभि जो हब होता है के बीच बॉल बेयरिंग का उपयोग जो है इसके सामान्य उदाहरण है। ये लोटनिक के उदाहरण होते हैं। ये देख सकते हैं चित्र के अनुसार बॉल बेयरिंग घर्षण का जो है यहाँ पर दिखाया गया है, ये देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है, चित्र में बताया गया है। अब है अगला तरल घर्षण। अ, आप जानते हैं कि वायु अत्यंत हल्की तथा विरल होती है, फिर भी इससे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर वायु घर्षण बल लगाती है। इसी प्रकार जल तथा अन्य द्रव भी इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। विज्ञान में गैसों तथा द्रवों को एक ही नाम तरल दिया गया है। विज्ञान में गैस और द्रव को क्या कहा गया है, तो तरल कहा गया है। अतः हम कह सकते हैं कि तरल इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। देखिए, तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण भी कहा जाता है। यहाँ पर तरल के द्वारा जो घर्षण लगेगा उसको कर्षण भी कहते हैं। किसी तरल किसी तरल पर लगने वाला घर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। घर्षण बल वस्तु की आकृति तथा तरल की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। स्पष्ट है कि जब वस्तुएं किसी तरल के में गति करती है तो उन्हें उन पर लगे घर्षण बल पर पार पाना होता है। इस प्रक्रिया में उनकी ऊर्जा का क्षय होता है। क्या होता है, थोड़ा कमी आती है। अतः
घर्षण को कम से कम करने के लिए प्रयास किए जाते हैं, अतः वस्तुओं को विशिष्ट आकृतियाँ दी जाती है। आपको विचार से वैज्ञानिकों को इन विशिष्ट आकृतियों के बारे में कहाँ से संकेत प्राप्त होते हैं? वास्तव में उन्हें ये संकेत प्रकृति से मिलते हैं। पंछी तथा मछलियाँ तरल में गति करते हैं कहाँ? तो तरल में। इनके जो है उनके शरीर का विकास इस प्रकार हुआ होता है कि जो है तरल में गति करते समय घर्षण पर पार पाने में उनकी ऊर्जा क्षय यथासंभव क्या होता है? कम हो। आपने इन आकृतियों के बारे में कक्षा 6 में भी पढ़ा था कि वायुयान की आकृति को सावधानीपूर्वक देखिए। यहाँ पर देख सकते हैं आप। क्या आप इसकी आकृति तथा किसी पक्षी की आकृति में कोई समानता पाते हैं? वास्तव में सभी वाहनों के डिज़ाइन इस प्रकार बनाए जाते हैं कि तरल घर्षण कम हो जाए और इस प्रकार बनाया जाता है कि तरल का घर्षण क्या हो? कम हो जाए। ये देख सकते हैं पंछी के मुख को यहाँ पर दर्शाया गया है। ये क्या है? उसके पंख। ये पीछे के भाग को पंछी के आकार के ये आकृति हवाई जहाज़ के हैं। समानता ये आप देख सकते हैं। समानता किसके? तो पंछी के हैं। तो इस प्रकार ये चैप्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट था। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर आपने क्या सीखा? तो घर्षण संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। यह दोनों पृष्ठों का कार्य करता है। घर्षण संपर्क के दो पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है। दिए गए पृष्ठों के युगल के लिए घर्षण इन पृष्ठों के चिकनेपन की अवस्था पर निर्भर करता है। घर्षण इस बात पर निर्भर करता है कि दो पृष्ठ एक दूसरे को कितने बलपूर्वक दबाते हैं। देखिए स्थैतिक घर्षण तब कार्य करना आरंभ करता है जब हम किसी वस्तु को उसके विराम की स्थिति से गति में लाने का प्रयास करते हैं। सर्पी घर्षण तब कार्य करना आरंभ करता है जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर सर्पी गति करता है और सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। घर्षण हमारे बहुत से क्रियाकलापों के लिए क्या है? महत्वपूर्ण होता है। किसी पृष्ठ को रुक्ष बनाकर घर्षण बढ़ाया जा सकता है। अगर जूतों की तली तथा वाहनों के टायर घर्षण बढ़ाने के लिए खांचेदार बनाए जाते हैं। कभी-कभी घर्षण अवांछनीय होता है। सनेहक लगाकर घर्षण को कम किया जा सकता है। जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर लोटन करती है, तो लोटनिक घर्षण कार्य करना आरंभ करता है। लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण के अपेक्षा क्या होती है? कम होता है। कई मशीनों में बॉल बेयरिंग का उपयोग करके घर्षण को कम किया जाता है और तरल में गति करने वाले वस्तुओं को उचित आकृति प्रदान करके घर्षण बल को कम किया जा सकता है। तो इस प्रकार ये चैप्टर आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट था। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन घर्षण से पूछे जाते हैं। तो ये आपको कैसा लगा आप बताएंगे? लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।